In today's video, we will discuss the chapter of physiology and injuries in sports. In this chapter, we will study the physiological factors determining the component of physical fitness, effect of exercise on cardiorespiratory system, effect of exercise on muscular system. Then we'll see the different type of sports injuries where we have soft tissue injury, fractures and dislocations. And then we'll see some of the points concerning to first aid. To begin with, let us see the physiological factors that determine the component of physical fitness. जो भी मोटर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड रहता है. ठीक है. The first component is strength. The strength of an individual depends on muscle size, body weight, muscle composition and the intensity of nerve impulse. याद रखिएगा दिस आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है. तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी आर द फंक्शनिंग एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी. So there's a basic difference between anatomy and physiology. Anatomy is the structural part of your body and physiology is the functional part of your body or organ. तो आपकी बॉडी की कौन कौन से फंक्शन है जिसके ऊपर आपके मोटर कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एज सेड, स्ट्रेंथ के लिए फर्स्ट पॉइंट इज द मसल साइज. यानी जितना मसल साइज आपका ज़्यादा होगा आपका मसल स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इन स्पोर्ट आपने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ इज एक्सर्टेड व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. यानी मसल का जो आपका मसल फाइबर्स होते हैं वो जब फोर्स एक्सर्ट करता है दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ. तो जितना ज़्यादा मसल का आपका साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपके अंदर मसल फाइबर्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ होगा. सेकेंड इज द बॉडी वेट. अगेन more your body weight, more is your muscle strength. But here we have to remember that the body weight is because of the muscle mass. जब भी हम body weight की बात करते हैं तो actually there comes the weight of your muscle, weight of your fat, weight of your bone and the amount of water in your body. So weight due to the water. अगर बॉडी का वजन आपके मसल के वजह से है then it will contribute to your strength. Third is the muscle composition. ठीक है. हमारे मसल का जो फाइबर है वो दो टाइप ऑफ फाइबर से बनते हैं. वन इज व्हाइट मसल फाइबर, वन इज रेड मसल फाइबर. व्हाइट मसल फाइबर बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड they make forceful contraction, but red muscle fiber they contract slowly but they can contract for a longer duration. काफी देर तक वो contract करते हैं. तो जिनकी बॉडी में व्हाइट मसल फाइबर का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है उनके शरीर में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है. देन द इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स. कितने तेज आपके ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन निकलता है वो इम्पल्स कितने फोर्सफुली आपके मसल्स तक पहुंच रहा है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्ट्रेंथ. बिकॉज मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब ब्रेन उसको इंफॉर्मेशन देगा. तो उस इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, उतना ही आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ओके. So these are the four physiological factors which contributes to your motor component of strength. Then comes the motor component of speed. Speed के लिए जो physiological factors responsible है, the first one is the mobility of nerve impulse. Again जो nerve impulse जो brain से आपका impulse जो muscle तक पहुंच रहा है वो कितने fast पहुंच रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरऑल मूवमेंट स्पीड कितना है. स्ट्रेंथ की तरह यहाँ पे भी मसल कॉम्पोजिशन का फैक्टर आता है. बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर स्पीड.
जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स जब आपने स्टडी की थी वहाँ पे आपने पढ़ा है स्ट्रेंथ इज अ फैक्टर फॉर स्पीड, यानी जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। तो व्हेन यू हैव मोर वाइट मसल फाइबर, आपके मसल ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट लीड्स टू मोर स्पीड। देन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगेन ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्पोर्ट वी हैड डिस्कस्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या था, दिस इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन ए शॉर्ट पॉसिबल टाइम। तो जितना जल्दी आपका मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो अगेन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पीड। देन कम द फ्लेक्सिबिलिटी। हियर जब आप इसकी बात करते हैं, दिस इज स्पेशली द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर मसल फाइबर्स। मसल फाइबर जितना फ्लेक्सिबल होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगा। एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे आप स्प्रिंग को आप जितना पुल करेंगे, छोड़ने के बाद उतना ही स्पीड से वो रिकॉइल करेगा, है ना। सेम हैपेंस विद द मसल। तो जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा, मसल ज़्यादा दूर तक एक्सपेंड करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन भी फास्ट होगा और फोर्सफुल होगा, जिसके वजह से आपकी स्पीड जो है काफ़ी इंप्रूव होगा। एंड देन इज योर बायोकेमिकल रिजर्व। स्पीड क्या है कि बहुत फास्ट फंक्शन है। तो जब भी हमारा मसल फंक्शन करता है, वो बॉडी के डिफरेंट सोर्सेस से एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो उसको मिलता है वो है मसल के अंदर आपके एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपीज के थ्रू वो सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी, फर्स्ट जो एनर्जी उसको मिलता है मसल को। तो किसी भी मसल के अंदर जितने ज़्यादा एटीपी रिजर्व्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आप फर्स्ट मूवमेंट्स कर पाएंगे। Once your ATP reserves get depleted, एक बार वो खत्म हो जाता है ATP रिजर्व, फिर बॉडी को दूसरे सोर्सेस से एनर्जी लेना होता है, जो कि स्लो प्रोसेस है, और वहां पे आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगा। इसीलिए जितना आपकी बॉडी में ATP की रिजर्व ज़्यादा होगा, उतना ही आपका स्पीड भी ज़्यादा होगा। Then comes the endurance. One of the factors responsible for endurance is your oxygen intake capacity. आप कितने ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। आपका लंग्स जितना बड़ा होगा, उतना ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले पाएंगे, उतना ही ज़्यादा देर तक आप काम कर पाएंगे। सेकेंड इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी। आपने ऑक्सीजन इनटेक तो कर लिया, लेकिन आपके जो बॉडी सिस्टम कितना एफिशिएंट है उस ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में। वो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी आपकी जितनी अच्छी होगी, आपकी एंड्योरेंस एबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। अगेन इज द ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी। अपटेक कैपेसिटी मीन्स आपने ऑक्सीजन लिया अंदर, नाउ जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हवा के थ्रू, एयर के थ्रू आपके अंदर लंग्स में गया, सारे के सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ योर लंग्स। तो जितना ज़्यादा अपटेक कैपेसिटी होगा, उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करने की कैपेसिटी होगा, उतना ही अच्छा आपकी एंड्योरेंस होगा। देन इज द एनर्जी रिजर्व। एज वी नो कि एंड्योरेंस में हम लोग किसी काम को बहुत देर तक करते रहते हैं। हम देर तक काम तभी कर पाएंगे जब तक हमारी बॉडी हमें एनर्जी सप्लाई करता जा रहा है। जस्ट लाइक एनी व्हीकल, अब मान के चलिए जिस व्हीकल का पेट्रोल टैंक छोटा है, वो ज़्यादा देर तक ड्राइव चल नहीं पाएगा, कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन जिसका पेट्रोल टैंक रिजर्व बड़ा है, वो और दूर तक व्हीकल को जाने में हेल्प करेगा। सेम इज विद द बॉडी। अगर आपकी एनर्जी रिजर्व बॉडी में ज़्यादा है, देन you can continue the work for a longer duration of time. Okay. Fifth point is your lactic acid tolerance. Now lactic acid एक ऐसा component है, ये हमारे मसल इम्पल्स को ब्लॉक करता है। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, तो एनर्जी आप बॉडी से कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके आप बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज स्पेशली प्रोड्यूस्ड जब आप फास्ट मूवमेंट करते हैं, स्पीड मूवमेंट करते हैं, या एनारोबिक
काइंड ऑफ रेस्पिरेशन आपकी अंदर होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता है, जिस कारण से ग्लूकोज जो है वो आपकी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस लैक्टिक एसिड एक्चुअली blocks the nerve impulse which are coming from the brain। तो जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की आपकी कैपेसिटी होगा, उतना ही अच्छा आपकी एंड्योरेंस होगा। जो न्यू प्लेयर्स होते हैं, जो नए नए एंड्योरेंस इवेंट्स में आते हैं, जो नोवाइस प्लेयर्स है, उनके टॉलरेंस पावर उतना ज़्यादा नहीं होता, बॉडी आपकी ट्रेन नहीं होती। जितना आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की एबिलिटी डेवलप कर लेता है। तो जितनी अच्छी आपकी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है, उतना ही ज़्यादा आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा। देन कम्स द मूवमेंट इकोनॉमी। मतलब जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, उसमें कितना एनर्जी आप एक्सपेंड कर रहे हैं। मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते टाइम पे आपका स्किल अगर अच्छा है, रनिंग प्रॉपर वे में अगर आप रनिंग करते हैं, देन एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रनिंग के जितने भी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे, जो एक अनट्रेंड है, जो प्रॉपर तरीके से रनिंग नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 100 साइकिल्स के लिए आप जितने एनर्जी का एक्सपेंस करेंगे, जो नोवाइस प्लेयर है वो ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर देगा, तो जल्दी थक जाएगा, उसका एंड्योरेंस कम रहेगा। ठीक है। देन अगेन इज द मसल कंपोजिशन। जैसे हमने बात की थी स्पीड एंड स्ट्रेंथ के टाइम पे, जिनके बॉडी में रेड मसल फाइबर कंपोजिशन ज़्यादा है, दे कैन कंटिन्यू वर्क फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बट स्लोली। सो जब भी हम कोई एंड्योरेंस टाइप ऑफ इवेंट करते हैं, और मूवमेंट्स आर यूजुअली स्लो, बट वी continue the movement for a long duration of time. So again, the red muscle fiber helps in your endurance. Then comes the flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आपका मसल स्ट्रेंथ जरूरी है। जब आपकी बॉडी मसल में स्ट्रेंथ होगा, तभी आप बॉडी को और एक्स्ट्रा रेंज तक एक्सपेंड कर पाएंगे, एंड तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगा। देन इट डिपेंड्स ऑन ये जॉइंट स्ट्रक्चर, कि आपका जॉइंट की बनावट कैसी है। अगर आपकी जॉइंट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो वो भी आपके रेंज ऑफ मोशन को हैम्पर कर सकता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को हैम्पर कर सकता है। थर्ड इज द एज एंड जेंडर। एज भी एक फैक्टर होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इनिशियल डेज में आप जब कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उनकी आप देखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, बिकॉज देयर जॉइंट्स आर नॉट वेरी रिजिड, बोन्स उतने हार्ड नहीं हुए हैं, मसल्स भी टेंडर रहते हैं, जिस कारण से वो इजीली बॉडी को किसी भी तरह बेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बोन स्ट्रॉन्गर होता जाता है, जॉइंट्स प्रॉपरली फॉर्म होने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगता है इन डिफॉल्ट। इन द जेंडर वाइज देखा गया है कि द गर्ल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन बॉयज। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। So these were the physiological factors which are the determinants of your motor component or physical fitness component of strength, speed, endurance and flexibility. Now let us see the effect of exercise on cardiorespiratory system. Now we all know whenever you do some exercise, it has some positive impacts on our body. हमारे बॉडी में बहुत से डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। One such system is the cardiorespiratory system. Cardio means your heart, and respiratory system include your lungs and blood vessels and everything. So heart, blood vessels and lungs together forms the cardiorespiratory system. So first of all, let us see what are the positive impacts of exercise on your cardiorespiratory system. First is the increased size of heart. There is a special term called athlete's heart. ये देखा गया कि जो एथलीट्स हार्ट होते हैं, दे आर बिगर इन साइज देन द नॉर्मल इंडिविजुअल। व्हाई? जब एथलीट्स ट्रेन करता है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल से उसके हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उसका हार्ट भी ज़्यादा काम करता है। तो ज़्यादा काम करने की वजह से उसके हार्ट के जो मसल्स है वो भी डेवलप होते हैं, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिस कारण से एथलीट्स का हार्ट बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल का हार्ट से दे आर बिगर एंड स्ट्रॉन्ग. So they are called the athlete's heart. So because of which the size of the heart gets increased. Then decrease in resting heart rate. Resting heart rate क्या है?
जब आप बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में हैं, जब आप कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपकी हार्ट बीट है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग हार्ट रेट। ये बेस्ट कब मेजर किया जाता है? जब आप सो के उठते हैं, बिल्कुल सोने के उठने के बाद उस टाइम जो आपके हार्ट रेट है दैट इज यूजुअली टेकन एज ए रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जितना आपका कम होगा दैट मीन्स आपके हार्ट उतना ही स्ट्रांग। लेट्स से आपका हार्ट एक टाइम पे 100 ml ब्लड पंप करता है और आपकी बॉडी को 100 ml ब्लड चाहिए, तो जिसका हार्ट का साइज 10 लीटर है, 10 ml है, 10 मिलीलीटर है, उसको 10 बार पंप करना पड़ेगा 100 ml ब्लड बॉडी को भेजने के लिए। लेकिन किसी का मान लीजिए हार्ट का साइज बड़ा है एंड इन वन पंप हिज और हर हार्ट कैन सेंड 20 ml ऑफ ब्लड, 20 ml ब्लड भेज सकता है। तो 5 कॉन्ट्रैक्शन में ही, 5 बार में ही वो 100 ml ब्लड जो है बॉडी को वो भेज देगा, बिकॉज ऑफ विच हिज हार्ट रेट गेट्स लो। ये भी देखा गया जो आपके एडवांस एथलीट्स होते हैं उनके हार्ट रेट इवन 35 36 तक चला जाता है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल के 72 होते हैं, जो हाई मैराथन एथलीट्स होते हैं उनके रेस्टिंग हार्ट रेट 32-35 के आसपास रहते हैं। सो लोअर द हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, बेटर इज योर हेल्थ कंडीशन। सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग योर रेस्टिंग हार्ट रेट। देन इज द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स जब हार्ट एक बार पंप करता है उस पर एक स्ट्रोक में, एक पंप में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है आपकी बॉडी में भेज सकता है। तो इट again has a positive impact and it increase the stroke volume of your heart. जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और एक बार में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो बॉडी को भेज पाएगा। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। व्हेन यू कंटिन्यूसली डूइंग एक्सरसाइज देन अमाउंट ऑफ ब्लड ऑल्सो गेट इंक्रीज इन योर बॉडी, इसके वजह से यू बिकम्स फिट एंड फाइन। देन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वी आर डूइंग एक्सरसाइज, योर हार्ट इज वर्किंग, योर ब्लड वेसल्स आर वर्किंग, उस पर किसी भी तरह का फैट डिपॉजिट्स नहीं होने देते हैं। द फैट्स गेट बर्नड अप एंड आपकी पूरे ओवरऑल बॉडी में फैट कंटेंट काफ़ी लो रहता है। जब वेसल्स में फैट डिपॉजिट नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली वर्क में रहता है, तो आपके ब्लड वेसल जो नैरो भी नहीं होते, हार्ट में भी कोई फैट डिपॉजिट नहीं होता, जिसके वजह से कहीं पे भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती। साथ साथ क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब ब्लड का जो विस्कोसिटी है यानी जो घनत्व है वो कम रहता है, ब्लड आपका थोड़ा सा पतला रहता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ब्लड इज हाई। इस वजह से भी ब्लड इजीली फ्लो करता है और ब्लड प्रेशर डेवलप नहीं होने देता। जैसे आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे ब्लड आपका कंडेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हार्ट को और फोर्सफुली भेजना पड़ेगा वेसल्स के अंदर, which causes blood pressure. Then increase in lung efficiency. जो हमारे लंग्स की एफिशिएंसी है, कि जो हमने लास्ट बात की थी कि ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दिस ऑल कम्स इन द लंग फंक्शनिंग। तो व्हेन यू डू एक्सरसाइज साथ साथ आपके लंग्स के फंक्शंस भी और भी एफिशिएंट हो जाता है और भी बेटर होता जाता है। एंड द लास्ट इज द इंक्रीज इन VO2 max, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू योर ब्लड। आपके ब्लड में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी हो रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। मोर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उतना ही ज़्यादा आपके एंड्योरेंस होगा, उतने ज़्यादा बॉडी आपके फिट होंगे। सो दिस वर द इफेक्ट्स ऑफ exercise on cardiorespiratory system. Now let us see the effect of exercise on muscular system, कि मसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इज द चेंज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ मसल। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं इट लीड्स टू मसल हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल मस की इंक्रीज होती है और विच इवेंचुअली लीड्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल।
साइज ऑफ मसल बढ़ता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ता है और आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होती है। फॉर्मेशन और ऑफ मोर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? फाइन ब्लड वेसल्स है जो डिफरेंट टिश्यूज तक आपके ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचाता है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपके और भी ज़्यादा फाइन कैपिलरीज फॉर्म होते जाएंगे, जिससे आपकी डिफरेंट मसल फाइबर्स एंड टिश्यूज को इजीली ब्लड मिलेगा। जब ब्लड मिलेगा तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा और इजीली जो मस्कुलर फंक्शंस है वो आपकी इंक्रीज होगा। देन इज द मसल टोन। जो मसल का प्रॉपर शेप है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल आपकी प्रॉपर शेप में रहता है, विच गिव यू अ वेरी गुड लुकिंग पॉस्चर। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। जब भी हम जो फैट हम कंज्यूम करते हैं या फिर जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी अनयूज्ड एनर्जी है वो इवेंचुअली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस एडिशनली जो फैट हम डाइट से ले रहे हैं, ऑल दोस गेट स्टार्ट डिपोजिटिंग, और बॉडी साथ साथ मसल्स में भी फैट के डिपोजिशन स्टार्ट हो जाते हैं, विच डिटीरिएट्स योर फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल का आपका खराब कर देता है। ड्यू टू एक्सरसाइज दैट एडिशनल फैट रिजर्व्स आर गेट बर्न्स अप। ठीक है, एडिशनल फैट जो डिपॉजिट है वो बर्न हो जाते हैं और आपके शरीर से एडिशनल फैट जो है वो रिमूव हो जाता है। देन एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल। जब मसल्स डेवलप होते हैं तो साथ साथ उसकी एफिशिएंसी जो है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। देन डिलेज फैटिग। जैसे जब एक्सरसाइज हम रेगुलरली करते हैं, देन वी डेवलप आ लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आपकी बढ़ जाती है, जिस कारण से फैटिग जो है वो और डिले होता है। एक अनट्रेंड एथलीट जितना जल्दी फैटिग आ जाएगा, जितना जल्दी थक जाएगा, एक ट्रेंड एथलीट उतना जल्दी नहीं थकेगा, बिकॉज ऑफ हिज और हर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस एंड अदर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। देन बेटर बॉडी पोस्चर। ऑब्वियसली जब आपके मस्कुलर सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप्ड होंगे, it will give you a very good looking posture and improve reaction time। साथ साथ आपके रिएक्शन टाइम जो है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, so these are the effect of exercise on the muscular system। Now we will see some of the common sports injuries। okay, जब भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं देन इंजरीज आर अ वेरी कॉमन पार्ट। इफ वी नो द काइंड ऑफ इंजरीज तो फिर हम प्रॉपर प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं, जिसके कारण सिचुएशन जो है और फर्दर एग्रेवेट ना हो और बढ़े नहीं। ओके, फर्स्ट कैटेगरी इज द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो आपके मसल टिश्यूज में या फिर जैसे लिगामेंट्स में, ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज है। ठीक है, इनमें जो इंजरीज आता है दे आर कॉल्ड द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फिर आपके बोन में इंजरी हो सकता है लाइक फ्रैक्चर्स एंड ऑल दैट, एंड आपके जॉइंट में भी इंजरी आ सकता है जैसे डिसलोकेशन। ओके, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या क्या हो सकते हैं? कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेशन एंड ब्रूसेस। इसके हर एक पॉइंट को हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। बोन इंजरी में फ्रैक्चर हो सकता है। अगेन फ्रैक्चर को जो है 6 काइंड ऑफ फ्रैक्चर में क्लासिफाई किया गया है। सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एंड जॉइंट इंजरीज को का मेन जो है जॉइंट जो है आपकी डिसलोकेशन ही होता है। दिस कैन बी डिसलोकेशन ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट। मेजॉरिटी आर द जॉइंट ऑफ योर लोअर जॉज, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। स्पोर्ट्स में ज्यादातर इन तरह के डिसलोकेशन देखा जाता है। नाउ विल सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसको थोड़ा सा हम लिबरली देखेंगे। पहला क्या था आपका कंट्यूशन। दिस इज द मसल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट हिट। अगर आपकी किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर किसी सब्सटेंस से जोर से हिट लगा या आप कहीं से जाके जोर से टकरा गए, ऐसे कारण से आप देखिएगा ऊपर आपका लाल जैसा पड़ जाता है। उस पर बाहर ब्लड नहीं आता है आपके, लेकिन अंदर ही अंदर वो जगह लाल हो जाता है। मान लीजिए आप हॉकी खेल रहे हैं और हॉकी स्टिक जो है वो जाके सीधा आपकी मसल में लगा। लगते ही क्या होगा कि अंदर अंदर आपके मसल के अंदर ब्लड वेसल्स जो है रप्चर हो जाएंगे और इनसाइड मस्कुलर एरिया में ब्लड जो है वो फैलने लगेगा। उसी की वजह से
वहाँ का जो लोकल एरिया है वो आपको रेडिश नजर आएगा. दिस इज द कॉल्ड कंट्यूशन. Once we know about the injuries, then we will see what first aid we can do. किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो कंट्यूशन में बाहर ब्लीडिंग नहीं होता है, वो मसल के अंदर ही ब्लीडिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग द रेडनेस अपीयर. ठीक है. इट्स कॉल्ड द कंट्यूशन. जो स्पेशली दिस इज रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट हिट फ्रॉम अ सब्सटेंस, या फिर आप जाके कहीं से डायरेक्टली टकरा गए. सेकेंड इज द स्ट्रेन. Strain is a muscle injury resulting from rupture of muscle fiber. तो ये आप सेकंड पिक्चर में देखिए, जो मसल फाइबर देखिए नॉर्मल वन है. जो ग्रेड 1 स्ट्रेन है, इसमें देखिए हल्का सा इस पार्ट पे देखिए मसल फाइबर पे प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसल फाइबर रप्चर हो, टीयर नहीं हुआ अभी भी. तो इसे ग्रेड 1 स्ट्रेन. ग्रेड 2 में स्लाइट टीयर हुआ है, थोड़ा सा मसल टीयरिंग है, जिसको ग्रेड 2 स्ट्रेन. एंड ग्रेड 3 में देखिए ये काफ़ी हद तक लंबा कट लग गया. ठीक है. ये कट नहीं लगा एक्चुअली, हो सकता है कि मसल पे इतना प्रेशर या टेंशन पड़ा है जिसके वजह से ये अंदर से फट गया. ठीक है. तो मसल फाइबर्स ये रप्चर होके इतना टूट गया है. ठीक है. So you can easily find the difference in normal one. This is a grade 1, this is grade 2, and this is grade 3. So strain is basically muscle injury which is resulting from the rupture of muscle fiber. हो सकता है स्लाइड रप्चर हो, या पार्शियल टीयर हो, या हो सकता है ए मेजर और कंप्लीट टीयर भी हो सकता है. देन इज द कॉल्ड स्प्रेन. तो स्प्रेन इज द लिगामेंट इंजुरी. ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन इज अ मसल इंजुरी, स्प्रेन इज द लिगामेंट इंजुरी. ये लिगामेंट कहाँ होते हैं? लिगामेंट आर बेसिकली आर सॉफ्ट टिश्यूज जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के रखता है. ओके. जहाँ भी जॉइंट्स है वहाँ काफी सारे बोन्स आके मिलते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ के उस फॉर्म को इंटैक्ट रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं. तो कभी भी हो सकता है कि गलत मूवमेंट की वजह से, जैसे पैर मचक जाना, ठीक है, जिससे आपकी लिगामेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है. अगर वो स्लाइटली खींच गया है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वहाँ पे पेन हो, या हो सकता है कि ज़्यादा अगर आप गलत तरीके से गिर गए या पैर मचक गया तो उससे लिगामेंट टीयर भी हो सकता है. ठीक है. तो एंकल केवल एक एग्जाम्पल है. तो आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, किसी भी जॉइंट में आपकी लिगामेंट प्रॉब्लम हो सकता है. बट कॉमन इज द स्प्रेन इन योर एंगल जॉइंट. सबसे प्यार से मूवमेंट होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा अनइवन सरफेस के वजह से या गलत तरीके से मूवमेंट की वजह से एंकल स्प्रेन जो है वो काफ़ी कॉमन इंजरी होती है स्पोर्ट्स के अंदर. ठीक है. देन इज द एब्रेशन. एब्रेशन इज द मसल इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन विथ सर्टेन इक्विपमेंट और सरफेस. जब आप गिर जाते हैं या किसी सरफेस से आपका शरीर जो है रगड़ के, जब ऊपर का जो हमारी जो पतली स्किन होता है वो जब निकल जाता है और स्लाइट ब्लीडिंग होता है, दैट इज नोन एज द एब्रेशन. द रिमूवल ऑफ द अपर सुपरफिशियल स्किन फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. पूरा स्किन रप्चर नहीं होते, केवल स्किन का अपर जो सुपरफिशियल पार्ट है वो सिर्फ गिरने से रप्चर होता है, जिसके वजह से स्लाइट एक ब्लीडिंग सा आता है, एंड दैट कॉज द एब्रेशन. And last is the bruises. The bruises the muscle tissue and blood vessel injury resulting in blueness. तो जो फर्स्ट आपका कंट्यूशन था, कंट्यूशन जब ये बढ़ जाता है तो क्या होगा कि पूरा इंटरनल एरिया में और भी ब्लड फैल जाता है, एंड धीरे धीरे वो जो ब्लड होता है वो ब्लूइश से ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट लीड टू द ब्रूसेस. ओके. सो दिस वर द सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी. Then comes the fracture. First is the simple fracture. यानी इसमें क्या है कि the bones are broken at one place without any wound. सिर्फ आपका हड्डी टूट गया लेकिन आसपास किसी मसल की कोई इंजरी नहीं हुआ. That is called the simple fracture. Compound fracture क्या हुआ? बोन तो आपके टूटे लेकिन वो बोन टूटने के बाद क्या किया, आसपास की मसल को भी इंजर कर दिया. ठीक है. आसपास मसल को भी हैम्पर किया. Then is called a compound fracture. एंड थर्ड इज द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. कभी कभी होता है कि बोन्स फ्रैक्चर होने के बाद वो बोन्स जाके सीधा किसी इंटरनल ऑर्गन में घुस जाए. अक्सर होता है जो हमारा रिब केज होता है, अगर फुटबॉल खेलते समय या ऐसे किसी गेम रग्बी में
कभी कभी रिब केज के पास इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक होता है कि रिब केज टूट के वो आपके हार्ट या लंग्स में घुसने का चांस होता है, दिस कैन इवन लीड टू योर डेथ। तो सच फ्रैक्चर जहाँ पे बोन्स टूटने के बाद वो इंटर ऑर्गन्स में घुस जाते हैं, सच फ्रैक्चर इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। देन कम द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये स्पेशली छोटे बच्चों में पाया जाता है। स्मॉल एज में उनके बोन्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो अगर थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज़्यादा पड़ा देन ऑल्सो दैट कैन लीड टू फ्रैक्चर, दे आर नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देन इज द कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि बोन 2 या 3 हिस्सों में broken into 3 और मोर पीसेस। अगर वो बोन टूट 2 या 3 या 4 हिस्सों में या 3 से ज़्यादा हिस्सों में अगर वो बोन टूटता है, देन दैट इज टू कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। एंड लास्ट इज द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद जो बोन का एंडिंग है वो जाके अगर किसी दूसरे बोन के अंदर घुस जाए, तो दैट kind of fracture is called the impacted fracture. Okay, so these were the different classification of fracture. So here you can see the simple fracture जो सिर्फ एक जगह से टूटा है। कॉम्पाउंड फ्रैक्चर में एक ही जगह टूटा है लेकिन वो आसपास के ऑर्गन्स को हैम्पर किया है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में भी देखिए एक जगह टूटा है लेकिन हो सकता है कि किसी इंटरनल ऑर्गन में जाके ये हैम्पर किया हो। देन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये हल्का सा यहाँ पे स्लाइड फ्रैक्चर हुआ है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में देखिए बोन 3 से ज़्यादा जगह से टूटा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे बहुत से पीसेस हो चुके हैं, दैट इज द फ्रैक्चर। एंड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर दूसरे वाले बोन के अंदर जाके घुस गए, तो सच फ्रैक्चर इज कॉल्ड द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। देन कम द डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब क्या है कि जो आपकी जॉइंट की स्ट्रक्चर है वहाँ से आपका बोन्स डिसलोकेट हो गया, वो अपने स्ट्रक्चर में ना रह के बाहर आ गया या कहीं और प्लेस में चला गया। तो शोल्डर डिसलोकेशन इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। यहाँ पे आपके जॉ में भी हो सकता है, इवन हिप में भी हो सकता है। बट यू कैन सी टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, यू कैन सी देखिए फर्स्ट इस पिक्चर में दिस इज अ नॉर्मल जॉइंट। यहाँ पे देखिए बोन्स जो बिल्कुल अपने प्लेस पे है। दिस इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज स्कैपुला इज फॉर्मिंग द सॉकेट एंड ह्यूमरस का जो हेड है दिस इज फॉर्मिंग द बॉल। बॉल बिल्कुल सॉकेट में है, ये नॉर्मल केस है। हो सकता है किसी कारण से ये पॉइंट यहाँ से हट जाए, यहाँ पे आप देखिए जो सॉकेट से ये बॉल हट गया है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिसलोकेशन। तो आपका हड्डी टूटा नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, ना ही लिगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो बोन्स का एक दूसरे से रिलेटिव प्लेस है उसमें चेंज आ गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिसलोकेशन। नाउ सिंस दिस इज वेरी कॉमन इन स्पोर्ट्स, इनके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वी कैन फर्स्ट गिव द फर्स्ट एड। क्या है फर्स्ट एड? क्या है कि फर्स्ट एड इज द हेल्प विच इज गिवन टू अ वुंडेड और एक्सीडेंटल विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। इंस्टेंट ग्राउंड में कुछ हो गया है, इससे पहले डॉक्टर आए, उससे पहले जो हम लोग ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देते हैं, इस इंजर्ड पर्सन को देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, पहला एड। मेन एम क्या है इसका? टू ट्राई टू सेव द प्रीसियस लाइफ ऑफ द वुंडेड पर्सन और विक्टिम। जो भी पर्सन वुंडेड है या विक्टिम है, ठीक है, उसकी लाइफ को बचाना मेन उद्देश्य होता है, द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड। इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, उसको सेफ रखना। टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, जो इंस्टेंट पेन एंड सफरिंग है उसको थोड़ा सा कम करना। ठीक है, जब तक डॉक्टर आता है हो सकता है कि फ्रैक्चर हो गया है या कुछ और डिसलोकेशन हो गया, हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, तो इससे पहले डॉक्टर आए तब तक उसके पेन एंड सफरिंग को कम करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, दैट विल कम अंडर फर्स्ट एड। टू प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, कंडीशन और बिगड़ ना जाए उससे भी ये बचाने के लिए मेन काम होता है फर्स्ट एड का। टू प्रोमोट रिकवरी, जब आप कंडीशन को आप बढ़ने नहीं देंगे और ख़राब नहीं होने देंगे, तो डॉक्टर आने के बाद उसकी रिकवरी के चांस है वो भी और फास्ट हो जाएगा। एंड लास्ट इज द अर्ली मेडिकल एड। फर्स्ट के साथ साथ हम लोग तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं सो दैट द इंजर्ड पर्सन कैन बी गिवन प्रॉपर मेडिकल एड। ये देखिएगा, द पर्सन हु इज गिविंग फर्स्ट एड इज नॉट द डॉक्टर, उसको डॉक्टर
ये मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन तब डॉक्टर को आने से पहले जो भी बेसिक हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि उसका सफरिंग्स कम हो, एग्रीवेट ना हो कंडीशंस, रिकवरी जल्दी हो, इन सब चीज़ों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, those things are known as the first aid. ऐसा नहीं कि हमने उसको कोई दवाई दे दिया, कोई इंजेक्शन दे दिया, नो, these things don't comes under the first aid. तो फर्स्ट एड का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस प्रिंसिपल। अगेन PRINCIPLE प्रिंसिपल मीन्स रूल। क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट। जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको फर्दर और डैमेज नहीं होने देंगे। मान लीजिए ग्राउंड में किसी का पैर में मोच आ गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, ठीक है, एंगल में स्प्रेन आ गया, तो ये नहीं कहेगी कि आजा चल के आ जाओ। अगर वो चल के ग्राउंड से बाहर खुद ही आएगा पैर रख के, तो वो इंजरी और भी बढ़ जाए। तो फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट। उसको वहीं पे लेटा देंगे, we'll arrange some stretcher और we'll arrange some other ways, जैसे बिना पैर रख के वो उसको हम लोग ग्राउंड के साइड में ले आ सके या फिर कहीं सेफ जगह पे उसको लेके जा सके। सो P स्टैंड फॉर प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट किसके लिए? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर डैमेज। जितना डैमेज हो गया और एक्स्ट्रा डैमेज ना हो उससे बचाना पहला काम प्रोटेक्ट। देन इज रेस्ट। जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको रेस्ट देना, ठीक है। यानी कि उसको ही हम कह रहे हैं कि आप पानी लेके आओ, उसी को हम कह रहे हैं कि तुम अपना ये निकाल लो, तुम वो कर लो, नहीं। जो इंजर्ड पार्ट है उसको में और इंजरी ना बढ़े इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट देना। आराम से बैठ जाओ साइड में, लेट्स वेट फॉर द डॉक्टर। उसका कोई अगर रिक्वायर्ड मूवमेंट से कोई अगर उसकी इक्विपमेंट फील्ड में रह गया है तो हम कोई फेलो प्लेयर को बोले कि लेके आए या हम खुद जाके उसको लेके आए। ये नहीं कि उस इंजर्ड पर्सन को बोले कि आपने जाके इक्विपमेंट लेके आओ। थर्ड इज आइस। आइस इज अ वेरी यूजफुल एलिमेंट। जहाँ भी इंजर्ड पार्ट है उसमें आप आइस लगाए। किसी भी तरह का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज अप्लाई आइस। और किसी भी इंजरी के 48 आवर्स तक वी शुड नॉट यूज एनी वार्म थिंग। कोई भी गर्म चीज वहां पे नहीं देना चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। जब भी चोट लगता है हम घर में जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स या कोई बुजुर्ग कहते हैं चलिए गर्म पानी के सेक दे दो या गर्म ये लगा दो। टिल 48 आवर्स दिस शुड बी अवॉइडेड। 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक केवल एंड केवल आइस का यूज करना चाहिए। क्या रीजन है? जब भी आपका इंजरी होता है, चाहे आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग, आपके ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाता है जिस कारण से वहां से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जब आप आइस देते हैं तो ठंड की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और एडिशनल ब्लीडिंग को रोकता है। उस जगह को और एडिशनल ब्लीडिंग उस जगह पे नहीं होने देता है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल ब्लीडिंग, जिस कारण से जगह और फर्दर एग्रेवेट नहीं होता है। सेकेंड, आइस इज अ पेन किलर। वो क्या करता है? आसपास की मसल्स को का जो पेन सेंसेशन फिलामेंट से उसको फ्रीज कर देता है, जिस कारण से वहां से जो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और थोड़ा बहुत जो पेन है उसको कम करने में हेल्प करता है। मतलब उस जगह का फीलिंग को वो डिस्टर्ब कर देता है और आप इम्पल्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपको पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। अगर आप उस जगह पे गर्म लगा देते हैं जब इससे पहले कि ब्लड वेसल आपका सही से रिपेयर नहीं हुआ है और आपने जाके उस पर गर्म चीज़ इम्प्लाई कर दी, तो क्या होगा? वापस से वो ब्लड वेसल्स और एक्सपेंड कर जाएंगे और उस इंजर्ड पार्ट में और एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होगा, जिससे कंडीशन आपकी और भी खराब हो सकता है। इसीलिए अप टू 72 आवर्स, 40 to 72 आवर्स, द hot things should be avoided and only ice should be used. Next is the compression. अगर मान लीजिए ब्लीडिंग है या कहीं उस जगह को हमें प्रेस करके रखना है, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो और कोई चीज़ स्वेलिंग वगैरह ना हो। सो वी मस्ट पुट अ क्रेप बैंडेज। जैसे मान लीजिए एंकल ट्विस्ट हो गया है तो हम उसमें क्रेप बैंडेज बांध देते ताकि एडिशनल स्वेलिंग वगैरह ना हो। एंड देन इज टू एलिवेट। कि हम क्या करेंगे? उसको लेटा देंगे, बैंडेज बांध के लेटा के उसके पैर को हार्ट से ऊपर कर देंगे ताकि बॉडी से उस पार्ट तक की ब्लड फ्लो कम हो जाए।
जितना ब्लड फ्लो कम होगा उतना ब्लीडिंग कम होगा, उतना ही ज़्यादा कंडीशन जो है वो कम खराब होगा। सो दिस आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, PRIC, is called price principle: protection, rest, ice, compression and elevate. So with this we have completed this chapter. Thank you.